साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए संपूर्ण रिवीजन की क्लास के रूप में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट INM की बात करूंगा और ये महामैराथन क्लास होगी। क्योंकि परीक्षा सन्निकट है, 15 दिन के आसपास है, तो परीक्षा के पूर्व एक बार जब ये मैराथन क्लास देख के जाएंगे तो इसमें से पर्याप्त प्रश्न आपको मिल जाएंगे। पेट जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरी ये क्लास है। और जहाँ तक टॉपिक्स की बात करेंगे तो वो सारे टॉपिक्स एज इट इज़ जो उसमें हैं आपके पेट के सिलेबस में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सिलेबस में जो पेट का है वो सारे टॉपिक्स से लिए गए हैं, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस से शुरू होकर स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, क्रांतिकारी आंदोलन है, जलियांवाला बाग असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा, गोलमेज, क्रिप्स, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, कैबिनेट मिशन से लेकर अंत में भारत का विभाजन और भारत की स्वतंत्रता तक का पूरा जो भी पूरा सिलेबस में है वो सब दिया गया है, इसमें पूरा रखा गया है। इसलिए बहुत ही ध्यान से पूरी वीडियो को देखिए। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया? क्या यह चंपारण सत्याग्रह था? क्या यह असहयोग आंदोलन था? खेड़ा सत्याग्रह था? यह सविनय अवज्ञा आंदोलन था? तो देखिए इनमें से चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चंपारण सत्याग्रह चूँकि सबसे पहले था, इनमें से सभी में से 1917 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए व्याख्याएं देखिए। हमारे जो प्रश्न हैं, जो क्लासेस हैं, उनकी व्याख्याएं महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि एक प्रश्न के एवज में आपको कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं और ये वो प्रश्नों के उत्तर हैं जिनके आने की पूरी संभावना है आपकी इस पेट की परीक्षा में। तो प्रारंभ चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 1917 में हुआ था और जो कारण था, जो उद्देश्य था, वो अंग्रेज बागान मालिकों का किसानों से अनुबंध हुआ था। और अनुबंध क्या था? 3/20वें भूभाग में नील की खेती, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो करना अनिवार्य था। और इसे तिनकठिया पद्धति कहते हैं। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ये खुद एक प्रश्न कई बार बनता है कि तिनकठिया पद्धति कैसे कहते हैं। तो आप बताएंगे कि 3/20 भूभाग पर नील की खेती था, तो 20 में से तीसरा 3 भाग तक नील की खेती करना था, यही तिनकठिया पद्धति थी। ना मानने पर यदि यह जो अंग्रेज़ों का जो यह अनुबंध था, यह यदि न माने तो कई गैर कानूनी और कर और लगान वो ज़बरदस्ती वसूल करते थे। किसानों की यह दुर्दशा थी और इस पर राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी का ध्यान आकर्षित किया और चंपारण में उन्हें आमंत्रित किया। तो ये प्रश्न ये भी बनता है कि महात्मा गांधी को चंपारण में किसने आमंत्रित किया? तो ये प्रश्न कई बार आया है, राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। गांधी जी का सफल सत्याग्रह रहा और बागान मालिकों को अवैध वसूली का 25% वापस करना पड़ा। तो ये गांधी जी की प्रतिभा और जो गांधी जी का एक तरह से मान लीजिए कि आगे जो आंदोलन करने वाले थे उन आंदोलनों की एक झलक इसी में मिल गई थी और उन्होंने सफल आंदोलन किया और 25% वापस करना पड़ा बागान मालिकों को। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें यही महात्मा की उपाधि दी थी। बहुत बार प्रश्न आया है। तो इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि दी थी और आप जानते हैं उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। चंपारण सत्याग्रह का एक व्यक्ति ने विरोध किया था और वो थे कौन? NG रंगा। इनका भी नाम याद रखिएगा। तो आप देख रहे हैं एक प्रश्न के एवज में आपको ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर, 10 प्रश्नों के लगभग उत्तर मिल गए। तो ये यदि आपके काम की चीज़ें हों और आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित होने वाली हों तो समाधान द सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस क्लास को। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ है? तो साबरमती आश्रम, वेयर इज़ द साबरमती आश्रम एस्टैब्लिश्ड बाय गांधी जी? अहमदाबाद, गांधीनगर, वर्धा, राजकोट। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अहमदाबाद में। स्थापना साबरमती आश्रम की 1915 में हुई थी। यह साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया गया 1917 में, यानी स्थापना के 2 साल बाद।
इसका एक अन्य नाम भी जो है साबरमती आश्रम का सत्याग्रह आश्रम, क्योंकि सत्याग्रह से संबंधित सारे जो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए अभियान थे वो यहाँ से प्रारंभ हुए थे। गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम जो है, ये भी प्रश्न आता है कि कौन सा था, तो आप बताएंगे फिनिक्स आश्रम, और ये साउथ अफ्रीका के प्रवास के दौरान उन्होंने यह आश्रम की स्थापना की थी, फिनिक्स की। तो यह पहला उनका स्थापित आश्रम था गांधी जी द्वारा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का पत्र एक प्रकाशित होता था, न्यूज़पेपर, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। स्टेशन जहां गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, उस स्टेशन का नाम पीटर मारिट्सबर्ग, तो याद रखिएगा पीटर मारिट्सबर्ग पर फर्स्ट क्लास का टिकट लेने के बावजूद भी अंग्रेज़ों ने इनको ट्रेन से नीचे धकेल दिया था, तो वो स्टेशन का नाम कई बार पूछ लेता है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन सबसे अंत में किया गया? अब यहाँ आपको बताना है सबसे अंत में कौन सा आंदोलन किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर तो देखिए, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद हड़ताल और चंपारण। अब चंपारण आपने 1917 में देख लिया, तो असहयोग आंदोलन 1920 में, और ये 1918, और ये भी 1918। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। गांधी जी ने सबसे अंत में असहयोग आंदोलन किया था। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं, असहयोग आंदोलन सबसे अंत में आएगा। और यदि गांधी जी द्वारा प्रथम भूख हड़ताल की बात करेंगे तो ये सफलतम हड़तालों में से एक थी, अहमदाबाद मिल हड़ताल थी, 1918 में हुई थी गांधी जी द्वारा। और कहा जाता है कि इसी मिल हड़ताल से गांधी जी को एक राष्ट्रीय फलक पर चमकने का मौका भी मिला, इनका राष्ट्रीय स्तर पर नाम आने लगा था। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड? आसान प्रश्न है, इसका उत्तर आप बता पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी है 1885 में, लेकिन व्याख्याएं देखेंगे तो महत्वपूर्ण होंगी। संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे और एक अंग्रेज थे, और यह न केवल संस्थापक थे बल्कि प्रथम जनरल सेक्रेटरी थे, प्रथम महासचिव भी कांग्रेस के थे। प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम अधिवेशन की बात करेंगे कांग्रेस का तो 28 से 30 दिसंबर 1885 में हुआ था। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, और यह चूँकि पहले पुणे में निश्चित किया गया था होना था, लेकिन वहाँ हैजा फैल गया, कॉलरा फैल गया था, इसलिए स्थान बदल के बम्बई में ले आया गया, और एक कॉलेज में जिसका नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई का, वहाँ किया गया। सबसे पहला जो है अधिवेशन जो है शुरू किया गया और आयोजित किया गया कांग्रेस का। इंडियन नेशनल यूनियन सबसे पहले इसका नाम था कांग्रेस का, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने जो है सुझाव दिया और इसका नाम बदल के इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। तो इसके पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन शुरू में। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये थे बदरुद्दीन तैयबी। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये देखिए कुछ अध्यक्षों के नाम जो कि अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी थे। अब देखिए कुछ अधिवेशनों के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तृतीय अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो 1887 में हुआ था मद्रास में, उसी के अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। द्वितीय अध्यक्ष कांग्रेस के जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। 1886 में कलकत्ता में हुआ था। तो पहला बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में हुआ था 85 और 86। द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष। और प्रथम कौन थे? बदरुद्दीन तैयबी मुस्लिम अध्यक्ष। प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, ये यूरोप के अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, और इलाहाबाद के अधिवेशन में अध्यक्षता किए था 1888 में। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो मिसेज एनी बेसेंट थी 1917 के अधिवेशन कलकत्ता में। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला पूछेंगे तो एनी बेसेंट, और भारतीय प्रथम महिला तो सरोजनी नायडू। 1925 कानपुर अधिवेशन में 40वां अधिवेशन था।
उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी रही है सरोजिनी नायडू 1947 से 49 तक। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष एक अबुल कलाम आज़ाद थे, 35 वर्ष की उम्र में मात्र बन गए थे दिल्ली अधिवेशन में। आज़ादी के पूर्व सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष 1940 से 46 तक रहे और लगातार 6 वर्ष तक रहे। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। क्योंकि उस पीरियड में 40 से 46 पीरियड में उसमें भारत छोड़ो आंदोलन इत्यादि आंदोलन हो रहे थे, तो इसमें सारे नेता जेल में थे, तो बहुत ज़्यादा कांग्रेस जो है की गतिविधियाँ नहीं थीं। जो थी सो वो चोरी छुपे संचालित होती थी। तो इस बीच चुनाव ही नहीं हो पाया, तो इसीलिए जो है ये लंबे समय तक अबुल कलाम आज 6 साल तक लगातार अध्यक्ष रहे। आज़ादी के बाद सोनिया गांधी बहुत लंबे समय तक रही, 1998 से 2017 तक और 1919 से 22 तक। तो कुल मिला के ये कांग्रेस के अध्यक्षों के कार्यकालों और अन्य फैक्ट्स के बारे में बात हुई। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स एक प्रश्न के एवज में मिल जाएंगे आपको, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखें। 6वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो देखिए, महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो केवल एक बार अध्यक्ष रहे 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। मोतीलाल नेहरू 1919 अमृतसर की अध्यक्षता की। जवाहरलाल नेहरू 1929 10 साल बाद लाहौर अधिवेशन की, जो कि ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन था, और स्वराज का यही प्रस्ताव पारित किया गया था। अप्रैल 1936 में लखनऊ में भी रहे जवाहरलाल नेहरू। दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की भी इन्होंने अध्यक्षता की। सरदार पटेल एक कराची का अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन था जिसमें उन्होंने अध्यक्षता की 1931 में। और हरिपुरा ये बड़ा फेमस अधिवेशन था क्योंकि गुजरात में हुआ 91वां अधिवेशन था, 1938 में हुआ और इसमें सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस से महात्मा गांधी की उतनी जो है अच्छा उनका इतना तालमेल नहीं था। इसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस जीतने में कामयाब हो गए। और यहाँ तक कि 1900 ठीक अगले साल 1938 में तो जीते ही, 1939 में भी चुनाव जीत गए। और 1939 में त्रिपुरी, इसी को इसलिए उसको त्रिपुरी संकट कहते हैं कि चुनाव जीत गए तो कई बातों पर मतभेद होने के कारण महात्मा गांधी जो है बहुत नाराज़ हो गए। तो अंत में उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की धमकी और ये सब चीज़ देने लगे। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो समर्थक जिनका वो समर्थन कर रहे थे अध्यक्षता जो हार गए कृपलानी साहब, तो उन्होंने ये भी कहा कि इनकी हार हमारी हार है। तो सुभाष चंद्र बोस ने वहीं इस्तीफ़ा दे दिया। तो गांधी जी पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। उस समय वो साउथ अफ्रीका रहते थे और बीच में आए थे यहाँ, और उन्होंने अधिवेशन में वो शामिल हुए थे 1901 में। गांधी जी ने मंदिर कहा, अच्छा, यरबदा जेल को उन्होंने मंदिर कहा था, जिसमें वो 1930 में रहे थे। गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इनको देख लीजिए। 7वां प्रश्न है, किसने कांग्रेस पर अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया? तो ये ही इज नन अदर देन बाल गंगाधर तिलक। ये ओजस्वी तेजस्वी नेता, क्रांतिकारी नेता बाल गंगाधर तिलक ही कह सकते थे। उनका कथन था, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। वो कहते थे कांग्रेस भिक्षावृत्ति और अनुनय विनय की राजनीति कर रही है। उन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये लखनऊ अधिवेशन में दिया था, 1916 में आयोजित किया गया था ये अधिवेशन। और लखनऊ अधिवेशन की खास बात ये भी थी कि इसमें एक बार फिर से गरम दल और नरम दल दोनों मिल गए थे लखनऊ अधिवेशन। विपिन चंद्र पाल, कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट है, ऐसा कहा था इन्होंने। वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को कहा कि भारतीय अशांति के ये जनक है। तो भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन शिरोल ने। प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने तिलक को के लिए दया की याचना की और कहा, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी बड़ी दिलचस्पी है। तो इस तरह से गंगाधर तिलक की ये बात थी। नेक्स्ट है 8वां नंबर प्रश्न है,
महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया? तो ये फिर से बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था, आप जानते हैं। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। गणेश पर्व और शिवाजी पर्व महोत्सव का प्रारंभ भी जन जागरण के लिए किया इन्होंने। धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रथम प्रयोग ऐसा देखने को इतिहास में मिलता है। गांधी जी के अग्रगामी थे इस संदर्भ में कि इन्होंने जनता से संबंध स्थापित किया। लोकमान्य की पदवी दिया राष्ट्रवादी कार्यों के कारण। केसरी में प्रकाशित लेखों के लिए उन्हें 6 वर्ष के लिए मांडले बर्मा जेल भेजा गया 1908 में। विरोध स्वरूप बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों की प्रथम राजनीतिक हड़ताल हुई। जेल में ही इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य की रचना की। केसरी और मराठा पत्रों का भी संपादन वो करते थे। तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई और महात्मा गांधी ने उसी दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। उसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई। तो महात्मा गांधी, सैफुद्दीन किचलू और मौलाना शौकत अली ने उनकी अर्थी को कंधा दिया था। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि उनका कितना बड़ा राजनीतिक कद था बाल गंगाधर तिलक का, कि महात्मा गांधी, सैफुद्दीन किचलू और मौलाना शौकत अली ने खुद उनकी अर्थी को कंधा दिया था। नेक्स्ट, जनगण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया? तो जनगण मन 1911 में गाया गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। यह कलकत्ता अधिवेशन था 1911 वाला, जबकि जनगण मन गाया गया। राष्ट्रगान के रूप में यह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया और इसका हिंदी संस्करण, क्योंकि मूल संस्करण बंगाली में है, बंगला में है। लेखक इसके रविंद्रनाथ टैगोर हैं, मूल कृति बंगला में है। बांकीपुर बिहार अधिवेशन 1912 में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। तो ये प्रश्न 2 बार आया है कि उनको किस अधिवेशन में कांग्रेस का पिता कहा गया, ए.ओ. ह्यूम को। तो बांकीपुर बिहार 1912 में। नेक्स्ट है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये वायसराय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन था, ऑप्शन नंबर ए सही है। और चूंकि डफरिन का कार्यकाल जो है 1884 से 88 था, इसी बीच में 85 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो इसलिए लॉर्ड डफरिन का ही कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना डफरिन के कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। उसको ऐसा अनुमान नहीं था कि कांग्रेस इतना बड़ा गेम करेगी बाद में और एक राष्ट्रीय फलक पर जो है उभर कर सामने आएगी, जनता से जुड़ पाएगी, ऐसा उसने पहले नहीं सोचा था। लॉर्ड विलिंगटन, ये कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन 1915 में इसने भाग लिया। वह उस समय मुंबई का गवर्नर था। अब देखिए, कर्जन ने एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति कही थी, इसको याद रखिएगा। वो उक्ति ही आ जाती है कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये ऐसा लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस के लिए। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के समय 11वां प्रश्न है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? देखिए, स्वतंत्रता के समय जे.बी. कृपलानी थे, ऑप्शन नंबर डी सही है, आचार्य जे.बी. कृपलानी। यह 54वां अधिवेशन था, नवंबर 1946 मेरठ में हुआ। 55वां अधिवेशन 1948 दिसंबर 1948 में जयपुर में हुआ। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया हुए। जवाहरलाल नेहरू, समाजवाद भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी है। यह लखनऊ अधिवेशन में 1936 में इन्होंने यह महत्वपूर्ण बात कही। इसी से पता चलता है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो क्या थे? वह एक समाजवाद से प्रेरित व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर 12 है, पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो पंजाब केसरी किसको कहते थे? पंजाब के कौन नेता थे? लाला लाजपत राय पंजाब के उस समय के सबसे बड़े नेता थे और इनका नाम था पंजाब केसरी, जो जिसको कि शेरे पंजाब भी कहा जाता था इनको। इटली के क्रांतिकारी और राष्ट्रपिता मैजिनी थे, उनको ही इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। तो इटली के जो क्रांतिकारी थे मैजिनी और राष्ट्रपिता भी थे, उनको इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया।
और उनकी रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया। इसने लाला लाजपत राय शेरे पंजाब या पंजाब केसरी ने। इन्होंने जो कुछ कविताएं जो रचनाएं लिखी, जो किताबें लिखी, वो भगवान श्री कृष्ण पर, शिवाजी, दयानंद सरस्वती जी की जीवनी, ये इम्पोर्टेंट किताबें लिखी। और रचनाकार ये थे अनहैप्पी इंडिया के, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। अनहैप्पी इंडिया सबसे ज़्यादा इनकी जो है परीक्षा में पूछी जाती है, तो इसको याद रखिए। कांग्रेस अधिवेशन जो है शिक्षित भारत में उन्होंने के बारे में उन्होंने कहा था, कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, कि शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। और दूसरी बात कही, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या समयबद्ध किया गया था। बाल लाल पाल में से केवल लाला लाजपत राय ही थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और वो किस अधिवेशन में थे? कोलकाता अधिवेशन, यानी उस समय के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ, उसके अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है, रौलट एक्ट कब पारित हुआ? तो आप बता पाएंगे इसको, सहज सरल प्रश्न है। रौलट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसके बाद दंगे हुए, और यही असहयोग आंदोलन का भी धीरे धीरे एक पृष्ठभूमि इसने भी बनाई थी। रौलट एक्ट की बात करेंगे तो इसका मूल नाम था द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। इसका मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन हेतु योजना बनाना। इसके विरोध का मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा जेल में बंद कर सकती थी। इसीलिए बहुत ही फेमस जो वाक्यांश इसके लिए आया था, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून इसको कहा गया, और इसको खारिज कर दिया गया था भारतीयों के द्वारा, भारतीय नेताओं के द्वारा। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो यह काली रात 13 अप्रैल 1919 को थी, बल्कि काला दिन कहिए, 13 अप्रैल 1919 को थी। और इसके बारे में फैक्ट्स देखिए। जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो उस समय के बड़े पंजाब के नेता थे, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में वैशाखी के दिन एक सभा का आयोजन हुआ। जनरल आर एडवर्ड डायर ने फायरिंग का आदेश देकर नृशंस नरसंहार करवाया। लगभग 1000 लोग मारे गए और सरकारी आंकड़ा में मात्र 369 बताया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के बाद जो नाइट या सर की उपाधि थी उसको वापस कर दिया। वायसराय उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, और इसी के समय रौलट एक्ट पारित हुआ था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसको भारत सरकार अधिनियम 1919 कहा गया था, वो लाया गया था। इसकी जांच हंटर आयोग ने किया। और बाद में क्या हुआ कि उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की लंदन में 1940 में हत्या की। लगभग 21 साल बाद पीछा करते करते अंत में जाके जो है हत्या कर दिया वहाँ जाके जनरल ओ डायर की। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि वापस कर दी? तो देखिए, असहयोग आंदोलन के समय कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए के कारण सहायता द्वारा प्राप्त उपाधि वापस लौटा दी थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी ने भारतीयों से अपील की थी कि ब्रिटिश सरकार का साथ दें, और उसी समय इनको कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को किया गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव असहयोग है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में गांधी जी द्वारा और नागपुर अधिवेशन 1920 में CR दास द्वारा लाया गया था। गांधी जी का प्रथम यह आंदोलन था कौन सा? असहयोग आंदोलन। हालांकि गांधी जी को
इसके पहले जो भूख हड़ताल इन्होंने किया था अहमदाबाद में, उसमें एक राष्ट्रीय स्तर की छवि इनको प्राप्त हो चुकी थी। लेकिन प्रथम जो जन आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन था, क्योंकि उस वाले में जनता की भागीदारी उतनी नहीं थी। आंदोलन का कारण क्या था? खिलाफत के समय ब्रिटिश विषय पर ब्रिटिश सरकार की नीति, पंजाब की घटना में आरोपी अधिकारियों को दंडित न करना, ये सारे कारण बने थे, और रॉलेट एक्ट भी उसका कारण था। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो आप जानते हैं कि चौरी चौरा कांड हुआ गोरखपुर में, जिसके पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चौरी चौरा कांड जो है क्या था? ये असहयोग आंदोलन व खिलाफत आंदोलन का एक जुलूस जा रहा था। एक पुलिस वाले ने दुर्व्यवहार किया भीड़ पर, भीड़ बेकाबू होती है, पुलिस गोली चलाती है, भीड़ उत्तेजित होती है, पुलिस वाले थाने में घुस जाते हैं। भीड़ की उत्तेजना देखते हुए आंदोलनकारियों ने थाना को जला दिया और 23 सिपाही जो है जिंदा जल गए। 4 फरवरी 1922 की ये घटना थी। और इसी समय से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, तो इस घटना के बाद आंदोलन की वापसी की घोषणा हुई। कांग्रेस की बैठक बारदोली में 12 फरवरी 1922 को जो बैठक हुई, उसमें गांधी जी उस समय बारदोली में ही थे। एक प्रश्न ये भी आता है कि उस समय गांधी जी कहाँ थे जब चौरी चौरा कांड हुआ? तो वो बारदोली में थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच ये घटना हो गई। पीएम मोदी द्वारा चौरी चौरा शताब्दी समारोह का प्रारंभ किया गया था 4 फरवरी 2021 को। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, आंदोलन वापस लेने के बाद गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये मुंजे थे, डॉक्टर मुंजे थे जिन्होंने निंदा प्रस्ताव पेश किया था। आंदोलनकारियों में एक निराशा का भाव था, क्योंकि उस समय पहली बार पूरा देश निडर होकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा था। जब लगा कि हम सफल होंगे, उसी समय आंदोलन की वापसी हो गई। गांधी जी की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया और उन्हें 6 वर्ष की जेल में डाल दिया, क्योंकि उस समय सारे लोगों की गिरफ्तारी होने लगी थी। आंदोलन वैसे भी ख़त्म हो गया था और लोगों में निराशा आ गई थी। लोगों को इस समय लगने लगा था उस समय कि अब हमको विजय मिल जाएगी, और इसके विपरीत अंग्रेज़ों को भी ये लगने लगा था कि उनको बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा उस समय। लेकिन इसी बीच गांधी जी ने आंदोलन को वापस लिया और अंग्रेज़ों को जैसे एक संजीवनी मिलती है, और राष्ट्रीयता जो राष्ट्रवादी नेता थे उनमें निराशा का भाव आता है, और उसी का जो है फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने और गांधी जी को 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया। आंदोलन का समर्थन किया पर अंत नहीं देख सके वो थे बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 की, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। विदेशी वस्त्रों को जलाना निष्ठुर बर्बादी है, यह वाक्यांश है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा यह वक्तव्य दिया गया था। उस समय वकालत छोड़ने वाले नेता मुख्य नेताओं में से थे CR दास, और पढ़ाई छोड़ने वाले नेताओं में थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, ये सब प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए यहाँ जो है सबको जगह दी गई है। 18वां नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, HRA कहे तो 1924 और HSRA कहे सोशलिस्ट लग जाएगा तो 1928। तो HRA है, इसलिए ऑप्शन नंबर A सही होगा। 1924 को कानपुर में स्थापना हुई। संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सान्याल, इसके अध्यक्ष थे। राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद आदि इसके सदस्य थे। इसका मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारी आंदोलन का सम्यक संचालन करना। बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना होती है सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली में, और नेतृत्व इसका चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। सदस्य थे सुखदेव और भगत सिंह आदि। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस में कौन फांसी की सज़ा से बच गया? तो देखिए, बच के निकलना, भाग जाना, ये सब केवल चंद्रशेखर आज़ाद कर सकते थे। सो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। काकोरी कांड क्या था? अभी योगी गवर्नमेंट जो कि उत्तर प्रदेश की है, उसने काकोरी ट्रेन एक्शन डे इसका नाम रख दिया है। ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था यह कांड।
HRA जो थी संस्था, उसके द्वारा 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर में काकोरी नामक स्थान पर डकैती डाली गई, क्योंकि उसमें सरकारी खजाना ले जाया जा रहा था, उसी को लूट लिया गया था। सरकारी वकील इसमें कौन थे? जगत नारायण मुल्ला, ये प्रश्न आता है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा इसलिए मिलती है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो जाते हैं और वो आजीवन फरार, मतलब उनकी कभी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में वो शहीद हो जाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में। अलग अलग जगह फांसी दी गई, क्योंकि लोग एक साथ मिल जाएंगे तो उनको, अंग्रेज़ों को डर था कहीं कुछ बवाल न हो जाए। काकोरी केस डिफेंस कमेटी बनी थी, जिसका गठन पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो है ने इसका गठन किया था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपके लिए यहाँ जो है इनको स्थान मिला है, तो आप ध्यान से इनको देखिए। 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आप सही समझ रहे होंगे, सरदार भगत सिंह ने दिया है। लेकिन इसके लेखक थे इस नारे के मौलवी हसन मोहानी। भगत सिंह ने इसे जो है इसको नारे को लगाते लगाते लोकप्रिय बनाया था। भगत सिंह न केवल एक नव युवक क्रांतिकारी थे, बल्कि एक विचारवान और वैचारिकी के रूप में देखा जाए तो बहुत बड़े नेता थे, और उनका चिंतन भी था उच्च कोटि का। उन्होंने कहा था, वक्तव्य दिया था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं, यानी आलोचना झेलना, स्वतंत्र चिंतन करना, ये दोनों एक क्रांतिकारी के लिए महत्वपूर्ण है। केवल अस्त्र शस्त्र चलाना ही क्रांतिकारी नहीं होता। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह को किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई? तो देखिए, कई केस उनके ऊपर लगे थे, लेकिन ये लाहौर षड्यंत्र केस के तहत उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को, ये तिथि याद रखिएगा, कभी कभी ये तिथि पूछ लेता है। बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह की उस समय उम्र मात्र 21 वर्ष थी। फिरोजपुर में भगत सिंह का स्मारक स्थित है, जहां 23 मार्च को लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि 23 मार्च 1931 को उस मनहूस दिन भगत सिंह को फांसी की सज़ा मिली थी। नेक्स्ट है, अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन किसने बनाया? तो अभिनव भारत वीडी सावरकर का था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। स्थापना नासिक महाराष्ट्र में 1904 में हुई थी। मित्र मेला पहला संगठन था, उसी का नाम बदलकर अभिनव भारत रखा, क्योंकि मित्र मेला पर प्रतिबंध लग गया था। लेखक बड़े लेखक थे, और उन्होंने ही पहली बार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया था वीडी सावरकर ने। अनुशीलन समिति की बात करेंगे तो बारेंद्र घोष द्वारा स्थापित की गई थी। अलीपुर षड्यंत्र के आरोप जो है अरविंद और उनके भाई बारेंद्र द्वारा अवैध हथियार रखे जाने के आरोप लगे थे, और उसमें उनका बचाव कर रहे थे CR दास यानी चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS की स्थापना कब हुई थी? देखिए, RSS इस समय बहुत चर्चा में है। 14 के बाद जब से मोदी गवर्नमेंट बनी है, तब से RSS एकदम प्रमुख भूमिका में है। तो 1925 में, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1925 में RSS की स्थापना हुई थी, और एग्जैक्टली 27 सितंबर 1925 को हुई थी। इसके संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार थे। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है, और वर्तमान संघ प्रमुख मोहन भागवत। नेक्स्ट, जेल में भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? तो देखिए, जतिन दास थे, जिनकी जेल में लगातार 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, और ये जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल कर रहे थे, लेकिन बहरे गूंगे जो अंग्रेज़ थे, उनकी सरकार थी, वो एक न सुने, और अंत में इनको अपने जान से हाथ धोना पड़ा। 13 सितंबर 1929 को उनकी मौत हो गई। 63 दिन की उन्होंने भूख हड़ताल की थी। मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम
बोस को गिरफ्तार किया गया था और सबसे कम उम्र में जो है इनको फांसी की सज़ा मिली थी। मात्र उस समय उनकी उम्र 18 वर्ष 8 माह 8 दिन थी, खुदीराम बोस की। तो सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले ये युवा थे। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध यानी पैसिव अपोजिशन, निष्क्रिय विरोध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये अरविंद घोष थे, अरविंदो घोष थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम था वंदे मातरम। अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। जब तक वे ऐसा नहीं करते तब तक उनको उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। भारतीय क्रांति की जननी की बात करेंगे तो मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक कौन थे? तो इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर ए सही है, रास बिहारी बोस। और रास बिहारी बोस थे कौन? ये जापान में अप्रवासी भारतीय थे। राजनीतिक समस्याओं के समाधान हेतु बैंकॉक में भारतीयों का एक सम्मेलन 14 से 23 जून 1942 को होता है। सुभाष चंद्र बोस को भी निमंत्रण मिला, इसमें लीग की स्थापना की गई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया सुभाष चंद्र बोस ने। युगांतर पार्टी जितेंद्रनाथ मुखर्जी से संबंधित है। लाठी क्लब बाल गंगाधर तिलक से और अनुशीलन समिति बारिंद्र घोष से। तो इन समितियों, इन पार्टियों को याद रखिए। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो आप बता पाएंगे इसका उत्तर, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष थे और जिसको सभापति कहा जाता था सोहन सिंह भाकना। देखिए इसमें लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ये दोनों आए तो आप इनको लगाएंगे, लेकिन प्रश्न में एक ही लोगों का नाम आएगा। यदि सोहन सिंह भाकना आएगा तो इनका लगा दीजिएगा, इनका आए तो इनका लगाइए, और दोनों आए तो भाकना का लगाएंगे, क्योंकि प्रथम अध्यक्ष यही थे। ये पथ प्रदर्शक थे, इन्हीं के नेतृत्व में ये हुआ था, एक तरह से निर्देशन में हुआ था इनके, लाला हरदयाल के। एक जो संस्था मुख्य रूप से मूलतः थी वो एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट थी। 1913 में यह संस्था, इस संस्था की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। इसी ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। और गदर पार्टी इसलिए कहते थे कि ये संस्था एक गदर अखबार निकालती थी जो उर्दू, पंजाबी और गुजराती में प्रकाशित होता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? गदर पार्टी पड़ा, और मूल संस्था यही थी। नेक्स्ट, कामागाटा मारू ये क्या है? तो कामागाटा मारू एक क्या था? जलपोत था। इसी के माध्यम से मजदूरों को ले जाया गया था। कहाँ? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जापानी जलपोत। हांगकांग से कनाडा 1914 में गया था। भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर पंजाब के 376 यात्रियों को कनाडा भेज दिया था प्रथम विश्व युद्ध के समय। कनाडा पुलिस ने बंदरगाह पर ही घेराबंदी करके उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उस समय ये मामला बड़ा सेंसिटिव था। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ? देखिए, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था, क्योंकि चौरी चौरा कांड के बाद जब इसको बंद कर दिया गया तो लोग बहुत निराश हो गए। तो उसमें मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं ने स्वराज पार्टी का गठन किया। इसका पूरा नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना जनवरी 1923 में होती है। संस्थापक कौन थे? CR दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। मुख्य उद्देश्य क्या था? चुनाव के माध्यम से विधानमंडलों में प्रवेश और काम में बाधा डालकर भारत शासन अधिनियम 1919 का विरोध करना। इंडिपेंडेंट पार्टी ये मोतीलाल नेहरू ने स्थापित की। स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे ये, वह मदन मोहन मालवीय ने भी, दोनों ने मिलकर, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय दोनों ने मिलकर इंडिपेंडेंट पार्टी स्थापित की। तो मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। और मदन मोहन मालवीय की बात करें तो हिंदू महासभा के और BHU के संस्थापक भी मदन मोहन मालवीय थे। तो इन दोनों ने मिलकर इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई थी। देखिए, इन फैक्ट्स को लगातार आप 1-2 बार पढ़ते जाइए, क्योंकि ये परीक्षा में आते रहे हैं हमेशा से। नेक्स्ट है, देशबंधु किसे कहा जाता है? तो देखिए, देशबंधु और दीनबंधु, तो दीनबंधु एंड्रयूज को कहा जाता है, लेकिन देशबंधु की बात आए तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है।
तो देशबंधु चित्तरंजन दास और दीनबंधु एंड्रयूज। तो देशबंधु हैं देश का भाई या मित्र, द फ्रेंड ऑफ नेशन। वकील के रूप में विशेष उपलब्धि इनको हासिल हुई थी जब अलीपुर बम कांड केस में एड़ी चोटी का जोर लगाकर इन्होंने अरबिंदो घोष का बचाव किया था। नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न, साइमन कमीशन किस उद्देश्य से भारत आया था? तो देखिए, साइमन कमीशन प्रशासनिक सुधारों पर विचार करने हेतु भारत आया था। यह 1927 में नियुक्त हुआ था। भारत आया 3 फरवरी 1928 बम्बई में, तत्कालीन बम्बई नाम था। इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन और 7 सदस्य थे, इसीलिए इसको साइमन कमीशन कहा जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या था? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट की 10 वर्ष हो गया था, तो 10 वर्ष की समीक्षा करना कि प्रशासनिक सुधार का यह एक्ट कहाँ तक सफल रहा है और आगे क्या प्रगति की संभावना है। इसलिए इसका एक तरह से इसकी समीक्षा करने के लिए आया था, रिव्यू करने के लिए। और यह समय से 2 वर्ष पूर्व ही इस आयोग का गठन कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया, बायकॉट क्यों किया? क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, और कोई सदस्य भारतीय नहीं रहेगा तो जाहिर है कि भारतीयों के लिए कोई खास नियम उनके पक्ष में नहीं बनेगा। इसे श्वेत कमीशन कहा गया क्योंकि सारे अंग्रेज थे, सभी सातों कौन थे? अंग्रेज थे। मुंबई में पूर्ण हड़ताल हुई जब यह कमीशन आया, तो कमीशन जहाँ जहाँ गया वहाँ पहले से सुनियोजित रूप से हड़ताल की गई। साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन कमीशन के नारे भी लगातार लगाए गए। 33 नंबर प्रश्न, 33 नंबर प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई? तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, आर.के. नेहरू, बी.एल. नेहरू। ये मोतीलाल नेहरू थे, याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू। इसमें जवाहरलाल नेहरू अभी उस समय तक अध्यक्ष या इसमें अभी कभी भागीदारी नहीं हुई थी अध्यक्ष जैसे पदों के लिए। तो ये मोतीलाल नेहरू उस समय बिल्कुल सक्रिय थे, और 1928 में जो है इन्होंने किया, संविधान के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में भारत के लोग असमर्थ हैं, ऐसा लॉर्ड बिरकेनहेड ने कहा, जो कि तत्कालीन राज्य सचिव था। वो भारतीयों को एक तरह से अंडर एस्टिमेट करता था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में समिति गठित हुई और नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई। अध्यक्ष व लेखक मोतीलाल नेहरू थे, सचिव जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति, डोमिनियन स्टेटस के स्थान पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई युवा राष्ट्रवादियों द्वारा, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस भारत को देने के लिए कहा गया था, पूर्ण स्वराज की बात नहीं की गई थी। लेकिन जो युवा राष्ट्रवादी थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि थे, उन्होंने कहा नहीं, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, डोमिनियन का दर्जा नहीं चाहिए। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना इसी के परिप्रेक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में की जाती है। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? तो ये 1929 में हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस का उन्होंने उसकी मांग को खारिज कर दिया था, जो कि मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, अध्यक्षता इसकी की है जवाहरलाल नेहरू, और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। बहुत बार प्रश्न आता है। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगा फहराया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया, और पूर्ण स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाए जाने का निर्णय लिया गया। और आप इसीलिए देखिए कि 26 जनवरी 1950 को जो तिथि तय हुई, वो 26 जनवरी को ही इसीलिए तिथि तय हुई थी, क्योंकि पूर्व में पूर्ण स्वतंत्रता या स्वाधीनता दिवस इसी दिन मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। तो इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया गया बाद में। नेक्स्ट है 35वां नंबर प्रश्न। हाँ, ये देखिए प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि क्यों प्रसिद्ध है? तो 6 अप्रैल 1930 की तिथि देखिए, गांधी द्वारा दांडी मार्च, जलियांवाला बाग, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये है 1930 में दांडी मार्च हुआ था, तो यही सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। गांधी द्वारा दांडी मार्च का समापन हुआ था नमक कानून तोड़कर। तो देखिए, दांडी यात्रा कब हुई? गांधी व 80 सहयोगियों के साथ 390 किलोमीटर की दूरी तय की गई पैदल। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया।
गुजरात के नवसारी जिले में 6 अप्रैल 1930 को, जो कि 24 दिन के बाद वहां पहुंचे, दांडी नामक स्थान पर नमक कानून को भंग किया। सिविल नाफरमानी यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। विनोबा भावे इसी आंदोलन में सर्वप्रथम गिरफ्तार हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किन कार्यों को महत्व दिया। यानी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल हो गया, उसका कोई परिणाम नहीं निकला, तो तब वो रचनात्मक कार्यों में लग गए। राजनीतिक कार्यों से हट के रचनात्मक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में लगे। राजनीति से दूरी बनाई और अधिकांश समय हरिजन उत्थान में लगे। हरिजन कल्याण हेतु उन्होंने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की सितंबर 1932 में। हरिजन नामक एक उन्होंने साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया। नेक्स्ट, गांधी तथा इरविन को दो महात्मा किसने किया? तो टू महात्माज ये कहा था सरोजिनी नायडू ने, जबकि गांधी और इरविन का समझौता हो रहा था, दोनों के बीच डायलॉग हो रहा था। तो गांधी इरविन समझौते के बाद द टू महात्माज कहा सरोजिनी नायडू ने। एलन कैंपबेल जॉनसन, जो कि इरविन का जीवनीकार था, उसने क्या कहा कि समझौते में गांधी जी को मिलने वाले लाभ को सांत्वना पुरस्कार यानी कंसोलेशन प्राइज कहा था। समझौते में मध्यस्थ थे तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर। नेक्स्ट, 38 नंबर प्रश्न है, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। देखिए ये बहुत क्लोज तिथियां हैं, सब आसपास की तिथियां हैं, एक ही महीने के अंतर्गत हैं। लेकिन देखिए ध्यान रखिएगा कि ये सारी घटनाएं एक साथ होती हैं, लेकिन सबसे अंत में क्या होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए कांग्रेस तैयार हो जाती है, तो अंत में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आएगा। एग्जैक्ट तिथियां देखिए तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। उसके बाद 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी होती है। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 से 31 मार्च तक होता है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर को 1931 को होता है। तो ये तीनों मार्च में थी और ये सितंबर में होता है। पूना पैक्ट की बात करेंगे तो 24 सितंबर 1932 को होता है, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो देखिए 3 हुए थे और जो है कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मात्र एक, ये द्वितीय में से भाग लिया था, न प्रथम में गई थी और न तृतीय में गई थी। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, महात्मा गांधी गए थे कांग्रेस की तरफ से। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। प्रतिभागी थे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन? गांधी जी। प्रथम की सम्मेलन की बात करें तो 12 नवंबर 30 से 19 जनवरी 31 तक लंदन में हुआ। प्रतिभागी प्रथम वाले थे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग, रजवाड़े आदि। कांग्रेस इसमें शामिल नहीं थी क्योंकि कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, बाकी सब शामिल हुए। कांग्रेस को तैयार करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ और समझौता के बाद फिर तृतीय सम्मेलन जब होता है 17 नवंबर 32 से 24 दिसंबर 32 तक लंदन में हुआ। इसमें कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया, अन्य ने भाग लिया। तो कांग्रेस केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लेती है। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में देखिए महात्मा गांधी ने भाग लिया, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय भी, देखिए महात्मा गांधी ने भाग लिया, ये दोनों ने भी भाग लिया था, लेकिन महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से थे और ये दोनों अलग अलग पार्टियों की तरफ से थे। तो ये तीनों एक तरह से भाग लिए थे, मौलाना आज़ाद नहीं गए थे उसमें। नेक्स्ट, गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि कांग्रेस के थे। उनके साथ सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल देवदास गांधी, मीराबेन भी लंदन गए थे। मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू भी भाग लिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से नहीं। गांधी जी देखिए ये प्रश्न आता है, SS राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए थे और वो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ये दोनों चीज़ कई बार प्रश्न आ जाता है। नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तो आपको क्या लग रहा है? भीमराव अम्बेडकर के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ज़्यादातर जो कांग्रेस करती थी उसका उल्टा करते थे।
तो वो नहीं जाते थे तो ये जाते थे। तो इस तरह से एक तरह से भीमराव अंबेडकर को आप लगा सकते हैं। कांग्रेस और अंबेडकर के बीच दलित मुद्दों पर हमेशा मतभेद थे, इसलिए कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में शामिल न होने पर भी अंबेडकर अवश्य शामिल होते थे, और यह ब्रिटिश सरकार के लिए ठीक भी लगता था, क्योंकि वो जानते थे कि ये दोनों लड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न। हाँ, पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था? तो पूना पैक्ट का मुख्य उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो संयुक्त निर्वाचक मंडल बनाया जाए, 2 शर्तों के साथ ऐसा कहा गया था। कम्युनल अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या जो 71 थी, वो पूना पैक्ट में 100 बढ़ा के 148 कर दी गई, यानी दूने से भी ज़्यादा। केंद्रीय विधानमंडलों में भी 18% दलितों के लिए आरक्षण किया गया। पूना पैक्ट जो 24 सितंबर 1932 को हुआ, गांधी जी के अनुयायी और अंबेडकर ने साइन किए। याद रखिएगा, गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया था, यह प्रश्न आता है। तो अंबेडकर ने किया था और गांधी जी के ओर से लोगों ने किया था, गांधी जी ने स्वयं नहीं किया था। नेक्स्ट 43rd क्वेश्चन है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी की रुचि आंदोलनों की बजाय हरिजन उत्थान में अधिक हो गई थी। छुआछूत मिटाने हेतु गांधी द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग स्थापित की गई 1932 में। इसका नाम बदलकर अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ या हरिजन सेवक संघ केवल, इतना नाम किया गया 1934 में। जी.डी. बिड़ला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया 1933 में। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग, इसके संस्थापक कौन थे? तो देखिए, जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर डी सही है, ये इसके संस्थापक थे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के अध्यक्ष जो बात करेंगे तो MC राजा थे, 1926 में स्थापित की गई थी। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ये B.R. अम्बेडकर ने 1942 में स्थापित किया था। नेक्स्ट, हाँ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? देखिए, सोशलिस्ट पार्टी में नरेंद्र देव, गणेश शंकर विद्यार्थी, ये सब थे, लेकिन आचार्य नरेंद्र देव थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। C नंबर ऑप्शन सही है। स्थापना एवं प्रथम बैठक जो है पटना में 1934 में हुई थी। संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव थे, जो कि अध्यक्ष भी थे, और जयप्रकाश नारायण संयोजक व महासचिव थे। अन्य सदस्य डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता आदि थे। मुख्य उद्देश्य क्या था? समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना और युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी में जाने से रोकना, ये मूल उद्देश्य थे। नेक्स्ट है 46th क्वेश्चन। लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध था? आप इसका जवाब तुरंत दे पाएंगे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर जनता को संगठित किया। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति, ये इन्हीं के नाम से जानी जाती है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान गांधी मैदान पटना में किया 5 जून 1974 को। सम्मान इनको मिला मरणोपरांत भारत रत्न 1999 में। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है अप्रैल 1946 में जेपी की रिहाई के लिए। 1946 में जेपी की रिहाई के दिवस के रूप में जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। और इनका बिहार सोशलिस्ट पार्टी से भी जुड़ाव था। देखिए, ये इतने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि ये परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इनको 1 बार 2 बार देख लीजिएगा। 47वां क्वेश्चन है, 47वां नंबर प्रश्न है। 1937 के आम चुनाव में कांग्रेस ने कहाँ सरकार नहीं बनाई? तो देखिए, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, यहाँ तो पूर्ण बहुमत की सरकारें बनी थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर चुनाव हुआ। कांग्रेस द्वारा अन्य दलों का 5 राज्यों में पूर्णतः सफाया कर दिया गया, यानी कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीता 5 राज्यों में। तो बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश था। पूर्ण बहुमत की सरकारें बनी। बम्बई को लेकर कुल 6 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार गठित की। बम्बई में भी मिला जुला के सरकार बनाई। बाद में पश्चिमोत्तर और असम में भी मिलीजुली सरकार बनी, कई और दलों से मिलकर सरकार बनी। लेकिन बंगाल में, पंजाब में और सिंध में, इन तीनों जगह गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, याद रखिए।
48 क्वेश्चन है, 48वां नंबर प्रश्न है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने? देखिए, त्रिपुरी संकट कहा जाता है, ये वही है। तो त्रिपुरी, ऑप्शन नंबर सी है, त्रिपुरी संकट यही आया था कि संकट ये था कि महात्मा गांधी चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया बने, लेकिन तब भी उनके चाहने के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस बन गए, यही संकट था। तो नेक्स्ट है इसका जो आंसर देख लीजिए। हरिपुरा जो है गुजरात अधिवेशन 1938 में तो सुभाष चंद्र बोस पहली बार निर्विरोध हो चुके थे, लेकिन जब अगले साल 1939 में हुआ तो त्रिपुरी अधिवेशन, तो इसमें गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को समर्थन दिया था, लेकिन उनको हराकर बोस दूसरी बार निर्वाचित हो गए। जब कार्यकारिणी का गठन आया तो इस पर गांधी जी से मतभेद थे। बोस चाहते थे कि संघर्ष का नेतृत्व तो गांधी जी करें, लेकिन कार्यकारिणी में नए वामपंथी लोग आए, वही रणनीति तय करें, और गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे, वामपंथियों को वो नहीं चाहते थे। बोस का इस्तीफा होता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नए कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। बोस द्वारा उसी समय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो सेपरेट नेशन थ्योरी किसने दिया? सबसे उसका विचार किसने दिया, आइडिया किसने दिया? तो ये दिया था मोहम्मद इकबाल ने। राजनैतिक विचारक और कवि थे मोहम्मद इकबाल। इनके नारे और रचनाएं बड़ी फेमस थी और खूब गाई जाती थी क्रांतिकारियों द्वारा। मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में अध्यक्षीय भाषण में उद्गार उन्होंने दिया कि अलग राष्ट्र की एक थ्योरी हो। सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग करने वाला मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। 23 मार्च 1940 में ये मांग की गई थी। अध्यक्ष व नेता उस समय थे मोहम्मद अली जिन्ना। एक अलग मुस्लिम राष्ट्र से कम कुछ स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा जिन्ना ने 1940 के अधिवेशन में लाहौर में कहा। पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया जाता है उक्त तिथि की स्मृति में। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न है। यहाँ से आपकी आधी यात्रा पूरी हो जा रही है, तो आधा हो जाएगा। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो देखिए, टू नेशन थ्योरी तो चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर सी सही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक छात्र थे। नाउ और नेवर एक पंपलेट छापा गया, रहमत अली द्वारा लिखा गया इसमें, और पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। यह 5 क्षेत्र के 5 अक्षरों से बना है। पंजाब, उत्तर पश्चिम प्रांत, सीमांत, बलूचिस्तान, कश्मीर और सिंध। इन 5 अक्षरों से, क्षेत्रों के अक्षरों से मिलकर यह बना है पाकिस्तान। नेक्स्ट 51वां नंबर प्रश्न है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है। ये किसने कहा था आपको बताना है। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। यह किसने कहा? ये फिर से वही बात आएगी, मोहम्मद इकबाल, जो कि बहुत ही बड़े विचारक और लेखक थे, उन्होंने कहा था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं लिखा है कि उक्त कथन उनसे सर मोहम्मद इकबाल ने कहा था। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है। 52 नंबर प्रश्न है, जिन्ना को किसने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? तो देखो, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था किसने? सरोजिनी नायडू ने, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू ने कहा था। यही इन्होंने ही कहा। किसको कहा था? 2 महात्मा गांधी और किसको? जिन्ना, इरविन को। तो सरोजिनी नायडू ने कहा यहाँ पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के सामने गवाही देते समय। जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत की। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इन्हीं को देखते हुए राष्ट्रवादी कार्यों के कारण सरोजिनी नायडू ने यह वक्तव्य दिया। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत का। 53 नंबर प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो देखिए, प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर बी सही है। कांग्रेस द्वारा अगस्त प्रस्ताव पूर्णतः अस्वीकार किया गया। गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस का प्रारंभ किया गया 17 अक्टूबर 1940 को, और ब्रिटिश सरकार की नीतियों का इसमें नैतिक विरोध किया गया। प्रथम सत्याग्रही पूछे तो विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, और तृतीय थे ब्रह्मदत्त। इन तीनों को याद रखिए, कोई भी पूछ लेता है। अब है 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न है 1928 यानी
क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 28, 30, 42, 46। देखिए 30 तक तो आया नहीं था, 42 और 46 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। आपके काम की चीज़ें हो तो लाइक कर दीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान द्वारा रंगून पर कब्जा कर लिया गया। भारत को युद्ध में शामिल करने हेतु भारतीय नेताओं का समर्थन अनिवार्य हो गया था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन आदि देशों द्वारा भारत को स्वतंत्र करने का ब्रिटेन पर दबाव बनाया जा रहा था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारतीय नेताओं से बात करने भारत आया। इसके अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न। ये वक्तव्य देखिए, बहुत सारे वक्तव्य बहुत फेमस हैं और ये परीक्षा में आते हैं इतिहास में। तो किसने कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? ये क्या था? पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन ए फेलिंग बैंक। तो ये टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक था, ये कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अप्रैल 1942 में भारत में 3 सप्ताह तक रहने के बाद क्रिप्स ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार जो थे, ये भी प्रश्न आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। नेक्स्ट है 56 नंबर प्रश्न। गांधी जी के आंदोलनों को किसने राजनैतिक फिरौती कहा? पॉलिटिकल रैंसम कहा। ये किसने कहा? लॉर्ड लिनलिथगो ने जो है कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही है, राजनीतिक फिरौती। भारत में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो का सबसे लंबा कार्यकाल था, 36 से लेकर 43 तक रहा और उसने भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसी के समय में, उसी के कार्यकाल में हुआ था। उन्होंने ही महात्मा गांधी की मांगों को क्या कहा था? राजनैतिक फिरौती। 57 नंबर प्रश्न है। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 10, 11 बार। ये है ऑप्शन नंबर ए सही है, 9 अगस्त 1942 को। तो देखिए वर्धा प्रस्ताव जो था, भारत छोड़ो प्रस्ताव जो था, वो कांग्रेस अधिवेशन ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में 7 अगस्त को क्रिप्स 1942 को हुआ। क्रिप्स प्रस्ताव फेल होने के कारण ये अधिवेशन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई 8 अगस्त को और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। और जैसे ही प्रारंभ हुआ, गांधी जी व अन्य सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। और इसीलिए कहा जाता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ये आंदोलन इसका कोई नेता नहीं था, यानी नेतृत्व विहीन आंदोलन था। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये महात्मा गांधी, डू और डाई का नारा इन्होंने दिया, करो या मरो का। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के पूर्व महात्मा गांधी का वक्तव्य था। अब देखिए बड़ा जोशीला वक्तव्य दिया। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, यही मंत्र दिया। इस मंत्र का आशय यह है कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। गांधी जी के भाषण पर सीतारमैया ने कहा था कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार व पैगंबर की शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। भारत छोड़ो का नारा जो है यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है 59th क्वेश्चन है। देखिए 59 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? देखिए कांग्रेस का अध्यक्ष उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और ये कई सालों तक रहे, क्योंकि उसके बाद वो एक तरह से उथल पुथल का दौर था और अध्यक्ष का चुनाव या अधिवेशन नहीं हो पा रहे थे। तो स्वतंत्रता से पूर्व सबसे लंबे समय तक ये अध्यक्ष रहे थे। 1940 में वे अध्यक्ष बने और 45 तक 6 वर्षों में कोई चुनाव ही नहीं हुआ, अतः वे इस संवेदनशील दौर में, उथल पुथल के दौर में अध्यक्ष बने रहे। प्रधान सेनापति उस समय कमांडर इन चीफ थे लॉर्ड बेवेल। यही बाद में वायसराय और गवर्नर जनरल बने। 1943 से 47 तक थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात करें तो उस समय थे विंस्टन चर्चिल, 40 से 45 तक थे। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है। हाँ 60 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी का जीवनीकार कौन था? हु वॉज द बायोग्राफर ऑफ महात्मा गांधी? तो ये था कौन? ऑप्शन नंबर ए सही है, लुई फिशर जो है महात्मा गांधी के जीवनीकार थे। ये एक अमेरिकी पत्रकार थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ हमेशा रहे थे और उसने भी भारत की स्वतंत्रता की मांग की थी।
नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार स्थापित की गई थी? तो एक पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित की गई थी और इट वाज नॉन अदर देन बागी बलिया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, इसीलिए इसको बागी बलिया कहा जाता है। बलिया उत्तर प्रदेश में अगस्त 1942 में नेता थे चित्तू पांडे, इन्हीं के नेतृत्व में एक सरकार गठित कर दी गई थी। तामलुक ये मिदनापुर बंगाल में था और 1942 से 44 तक एक जातीय सरकार गठित की गई। और सतारा महाराष्ट्र में भी उसी समय 1942 से 46 के बीच में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार गठित की गई थी। नेक्स्ट 62 नंबर ये प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग जेल से कौन फरार हुआ? तो हजारीबाग जेल से लोकनायक जयप्रकाश नारायण फरार हुए। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनका उपनाम क्या था? लोकनायक। दीपावली के दिन अपने साथियों के साथ जेल से फरार हो गए, बाद में भूमिगत होकर गतिविधियों का संचालन किया। इसी आंदोलन से जेपी को राष्ट्रीय स्तर के नेता की भी पहचान मिली। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? देखिए अलग अलग बड़े नेताओं को अलग अलग जगह कैद किया गया था। तो गांधी जी को आगा खां पैलेस में, प्रसिद्ध तभी से ये हो गया, आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये पूना मुंबई में है उस समय तत्कालीन बम्बई था। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, इनको यहाँ कैद किया गया था। अहमदनगर का किला, इसमें नेहरू, आज़ाद, पंत, सीतारमैया, कृपलानी आदि को किया गया था। और बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 64 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? देखिए अभी बात हो रही थी इसमें नेतृत्व वैसे तो महात्मा गांधी का था, लेकिन जब मार्गदर्शन था, लेकिन पहले ही दिन से जब हुआ तभी 0 आवर में ही गिरफ्तार कर लिया गया सभी को, तो कोई नेतृत्व करता नहीं था। इसलिए यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, अपने आप ये स्फूर्त होता चला गया ऑटोमेटिकली। तो इसका एक तरह से कहा जाए कोई नेता नहीं था। आंदोलन के प्रारंभ में ही सभी बड़े नेता गिरफ्तार हुए। आंदोलन में पूरे देश के लोग अपने आप जुड़ते चले गए थे और प्रेरणा स्रोत लेकिन इसमें महात्मा गांधी थे। 65 नंबर प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण जो है उषा मेहता ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई से कांग्रेस रेडियो का गुप्त प्रसारण होता था, मद्रास तक इसकी पहुंच थी। उषा मेहता जो है भूमिगत रेडियो प्रसारणकर्ताओं की प्रमुख थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है रेडियो के नियमित कार्यक्रम के प्रसारक थे। नेक्स्ट है 66 नंबर, अरोड़ा आसफ अली ये किस भूमिगत आंदोलन से जुड़ी थी? तो बिल्कुल ये भारत छोड़ो आंदोलन से ही जुड़ी थी। उसी समय ये सक्रिय थी और भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। इन्होंने उसी समय बम्बई के प्रसिद्ध ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था, जो कि ऐतिहासिक था। नेक्स्ट, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। तो ये देखिए भारतीय पुनर्जागरण का पिता नन अदर देन राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इनके कई उपनाम थे, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर, आधुनिक भारत के पिता, युगदूत, प्रथम आधुनिक पुरुष, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु। ये सब इनके राजा राममोहन राय के क्या थे? उपनाम थे। इंग्लैंड में ही 1833 में ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई थी, वहीं उनकी समाधि भी बन गई। दरअसल जो अकबर सेकंड उस समय था राजा, उसकी पेंशन बढ़वाने के लिए उसने भेजा था इनको, राजा राममोहन राय को, और वहाँ गए थे और फिर वहाँ अस्वस्थ हुए, वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। 68 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? तो देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। मूल नाम ब्रह्म सभा था। स्थापना के समय 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। इसने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, अवतारवाद, तीर्थयात्रा का विरोध किया। पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे। राजा राममोहन राय द्वारा स्थित जो प्रथम संस्था थी वो आत्मीय सभा थी 1815 में। उसके बाद ये ब्रह्म सभा, जो कि ब्रह्म समाज नाम मिला उसको, ये इन्होंने स्थापित किया था।
भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए दोनों में बहुत मामूली अंतर है। उसमें ब्रह्म समाज, इसमें भारतीय ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज मान के इसको मत सही कर दीजिएगा। तो यह केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है, आचार्य केशव चंद्र सेन। देवेंद्रनाथ ने केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। केशव चंद्र ने भारतीय ब्रह्म समाज, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया या नवीन ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना 1866 में बाद में कर ली। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो, ये किसने किया? तो वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने किया और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी। दयानंद सरस्वती की बात करो तो इनका जन्म का नाम, बचपन का नाम मूल शंकर था। 1824 में जन्म हुआ। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में बम्बई में की। पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया में पाखंडी नामक पताका लहराई। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। बहुत बार ये प्रश्न है, याद रखिएगा। तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने धार्मिक सुधारों के लिए बहुत सारा प्रयास किया। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो बिल्कुल दयानंद सरस्वती ही हैं। इन्होंने ही इस पुस्तक में बहुत सारे अपने जो है सिद्धांत दिए। उनके विचारों का वर्णन है। आर्य समाज की एक पवित्र पुस्तक मानी जाती है सत्यार्थ प्रकाश। अन्य रचनाएं इनकी जो थी, दयानंद सरस्वती की अद्वैत मत खंडन, वल्लभाचार्य का मत खंडन, पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य इत्यादि पर इन्होंने भाष्य भी लिखे थे। 72 नंबर सत्य शोधक समाज की संस्थापक कौन थे? तो ये ज्योतिबा फुले थे। तो बहुत ही महान व्यक्ति थे और ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी पुणे में 1873 में। उद्देश्य क्या था? शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन, पाखंडों, ब्राह्मण धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा पर बल, दलितों का कल्याण, इस पर इनका मुख्य उद्देश्य था। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी थी। इसको याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत आता है, इसके लेखक कौन है? तो गुलामगिरी ज्योतिबा फुले ने लिखा था और सार्वजनिक सत्य धर्म की ये पुस्तक थी। 73 नंबर प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। स्थापना इसकी हुई अप्रैल 1870 में और क्या उद्देश्य था? सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता कायम करना, जो संवाद टूट रहा था उसको कायम करना। नेक्स्ट है 74 नंबर प्रश्न, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो भारत सेवक समाज या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले जो थे वो रानाडे के शिष्य थे। भारत सेवक मंडल की स्थापना 1905 पूना में हुई थी। मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की सेवा हेतु प्रचारक तैयार करना, संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना। ये अभी आप जो ये देख रहे हैं वो तत्कालीन समय में जो संस्थाएं हुई, जो राजनीतिक कम और समाज सुधार से संबंधित ज़्यादा थी, उनकी बात हो रही है। ये बहुत प्रश्न आते हैं इनके। 75 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया? देखिए सर्वप्रथम की बात करेंगे तो स्वराज्य शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। उसके बाद तो बहुत लोकप्रिय हुआ। विदेशी शासन को अभिशाप मानते थे। स्वदेशी व लोकतंत्र के प्रबल पक्षधर थे। उनके दो मुख्य कथन हैं, बुरे से बुरा देशी राज्य, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। और दूसरा था, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। यानी आप अच्छा शासन कर रहे हैं तो हमको शासन न देके उन्हीं का मान लिया जाए, नहीं। हिंदी को राष्ट्रभाषा माना इन्होंने, दयानंद जी ने। नेक्स्ट है 76 नंबर प्रश्न, दारुल उलूम की स्थापना किसने थी की? तो ये थे मौलाना शिबली नुमानी। इन्होंने देवबंद आंदोलन का भी प्रारंभ किया, लखनऊ में स्थापना किया था इन्होंने। 77 नंबर प्रश्न है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। 1887 में लाहौर में इसकी स्थापना हुई। राधा स्वामी सत्संग मंडल की स्थापना जो थे वो शिवदयाल साहब ने की। देव समाज की तरह इसके साथ दान, सेवा, प्रार्थना, आध्यात्मिकता के लिए सांसारिक जीवन का त्याग करना इनका मुख्य उद्देश्य था। किसका? राधा स्वामी सत्संग मंडल की।
नेक्स्ट है 78 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में कब भाग लिया? तो ये बड़ा लोकप्रिय प्रश्न है, आप इसको बता पाएंगे। 1893 में इन्होंने जो है पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स में इन्होंने भाग लिया, धर्म संसद में भाग लिया, अमेरिका में शिकागो में। तो शिकागो अमेरिका में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ द रिलीजन में भाग लिया। व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक थे ये। वेदांत को गहन रूप से व्यावहारिक होना चाहिए जिससे जीवन में इसका प्रयोग किया जा सके। 79 क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तो यही इसके संस्थापक थे। उन्हीं के नाम पर, अपने गुरु के नाम पर संस्था की स्थापना किए स्वामी विवेकानंद। स्थापना बेलूर हावड़ा में की है 1897 में, और लेकिन पंजीकरण बाद में हुआ 1909 में। इनकी मुख्य पुस्तकें थी ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग। सिस्टर निवेदिता जो कि विवेकानंद की शिष्या थीं, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, यह हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, ये महत्वपूर्ण जो है वक्तव्य दिया गया सिस्टर निवेदिता के द्वारा। 80 नंबर प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। बम्बई में 1867 में स्थापना हुई। आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इसकी स्थापना हुई। मुख्य उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, लड़का लड़की की विवाह की आयु में वृद्धि। लोक हितवादी नाम से एक प्रख्यात व्यक्ति थे, उनका नाम था गोपाल हर देशमुख। ये भी प्रश्न 1-2 बार आया, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। लोक हितवादी। 81 नंबर प्रश्न है, अभिनव भारत समाज या अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर थे। मूल संगठन इनका मित्र मेला था और बाद में इस पर प्रतिबंध लगा तो अभिनव भारत समाज बन गया। यंग इंडिया सोसाइटी 1904 में इसका नाम परिवर्तन हुआ था। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। 82 नंबर प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मैडम HP ब्लावत्स्की ने, और ऑप्शन नंबर सी सही है। थियोसॉफी यानी ब्रह्म विद्या, और इसकी स्थापना हुई 1875 न्यूयॉर्क में। भारत में इसका मुख्यालय अड्यार मद्रास में बना 1882 में। बाद में यही अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भी बन गया। एनी बेसेंट 1893 से भारत में सक्रिय रही इस संस्था के तहत, और उद्देश्य इसका क्या था? प्राचीन हिंदू धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना, क्योंकि हिंदू धर्म में उनकी पूर्ण आस्था थी। नेक्स्ट है 83 नंबर प्रश्न। हाँ, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो यस, ऑप्शन नंबर ए सही है, BR अम्बेडकर। इन्होंने नव बौद्धवाद या नियो बुद्धिज्म के प्रतिपादक के रूप में दलित बौद्ध आंदोलन चलाया, बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या की, नवायान नामक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना की। ज्योतिबा फूले की बात करें तो इन्होंने लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल प्रारंभ किया 1839 में। महिला व दलित उत्थान पर इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। आधुनिक भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रानाडे थी। इनका संगठन था सेवा सदन। नेक्स्ट है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो आप समझ पाएंगे, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी सही है, जय हिंद का नारा इन्होंने दिया। ICS की परीक्षा इन्होंने 1920 में पास की। कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार रहे, हरिपुरा 1938 और त्रिपुरी, लेकिन त्रिपुरी में जैसे ही चुनाव जीते उसके बाद ही इस्तीफा दे दिया, और गांधी जी से मनमुटाव होने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया 1939 में ही। आज़ाद हिंद फौज INA से इनका जुड़ाव हुआ। उसी समय जय हिंद का नारा बड़ा लोकप्रिय हुआ, और जय हिंद का नारा जो है INA में जो लोग नमस्कार करते थे उसके लिए इन्होंने इसका इस्तेमाल किया, और आज भी बहुत लोकप्रिय है स्वतंत्रता दिवस आदि समारोहों पर। नेक्स्ट है 85 नंबर प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी? तो देखिए, ये दिमाग की उपज कहेंगे तो ये मोहन सिंह, हाँ यस, मोहन सिंह के ही दिमाग की उपज थी ये। कैप्टन मोहन सिंह बैंकॉक निवासी थे। गदर पार्टी के सदस्य ज्ञानी प्रीतम सिंह और जापानी मेजर फुजीवारा ने कैप्टन मोहन सिंह को INA की कमान संभालने के लिए तैयार किया।
आईएनए का गठन हुआ 15 जुलाई 42 को। मलय अभियान के तहत ब्रिटिश सेना के पराजित सैनिकों को इसमें शामिल किया गया। जो सैनिक पराजित हो गए थे उन्हीं का एक संगठन बना के इस जो है आईएनए को है आगे बढ़ाया गया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब हुई? यस, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1942 को है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष जो है चयनित किए गए कौन? रास बिहारी बोस, जून 1942 में। मोहन सिंह का जापानियों से मतभेद हुआ, उनके स्थान पर रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को नेतृत्व सौंपा। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, नेतृत्व संभाला 4 जुलाई 1943 को, और आईएनए के नए नाम से अस्तित्व में आज़ाद हिंद फौज आ गई। नेक्स्ट है 87 नंबर प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ बना था? तो आप इसका उत्तर बता पाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है, रंगून में इसका कार्यालय बना था। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन जो हुआ 4 जुलाई 1943 को हुआ सिंगापुर में। उस समय सिंगापुर ब्रिटिश मलय का भाग था। बाद में कार्यालय का स्थानांतरण सिंगापुर से कहाँ चला गया? रंगून हुआ। नेक्स्ट है रंगून यानी बर्मा की राजधानी। नेक्स्ट है 88 नंबर प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज पर लाल किले में चल रहे प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कर रहे वकीलों के समूह के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा लाल किले में चला था और उसमें जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, भोला भाई देसाई सब थे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उसके अध्यक्ष जो थे वो भोला भाई देसाई थे इस वकीलों के मंडल का। और फैक्ट्स देखिए कि आईएनए के गिरफ्तार सैनिकों और अधिकारियों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया नवंबर 1945 को। सहयोगी वकील जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और आसफ अली थे। नेहरू ने 25 वर्ष बाद बैरिस्टर का गाउन पहना था। इसके बीच में वो इतना आंदोलनों में व्यस्त रहे कि गाउन पहना ही नहीं था, 25 वर्ष बाद पहना। आईएनए के अधिकारी मोहन सिंह ने मुकदमे का सामना नहीं किया था। नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न है, 89 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर बी सही है, बोस के राजनीतिक गुरु थे। 90 नंबर प्रश्न है, इसके बाद 10 प्रश्न और बचेंगे। 90 नंबर प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसका नारा था? तो आप सहजता से बता पाएंगे, सुभाष चंद्र बोस का था। उन्होंने क्या कहा कि सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों में जोश का संचार करते हुए एक वक्तव्य दिया था जोशीला। उन्होंने कहा, बहुत त्याग किया है लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट कर सके। ये जोशीला वक्तव्य था। 91 नंबर प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया? तो देखिए, ये जर्मनी था जिसने इनको सर्वप्रथम नेताजी कहना प्रारंभ किया था, जर्मन विदेश मंत्रालय द्वारा मुख्य रूप से। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक जो कहा था पहली बार और रविंद्रनाथ टैगोर ने, और महात्मा गांधी उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। और आप याद रखिए कि महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने ही क्या कहा था? राष्ट्रपिता, और बाद में इनको राष्ट्रपिता घोषित भी कर दिया गया। नेक्स्ट है 92 नंबर प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की? तो यस, ये कई रेजिमेंट्स बनी और ये रेजिमेंट की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड थी, कमांडर थी लक्ष्मी सहगल, अन्य ब्रिगेड थी गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड। इस तरह से नेताओं के नाम पे ब्रिगेड थी। 93 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या उपनाम दिया? तो देखिए, निकोबार द्वीप को, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आया है, स्वराज द्वीप उन्होंने कहा था निकोबार द्वीप को। आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों से निकोबार द्वीप जीता, बोस ने उसका नाम क्या रखा? स्वराज द्वीप। और अंडमान द्वीप का क्या नाम हुआ? शहीद द्वीप। तो अंडमान शहीद द्वीप और निकोबार स्वराज द्वीप। नेक्स्ट है 94 नंबर प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? तो आज़ाद हिंद फौज दिवस जो मनाया जाता है 12 नवंबर 1945 को।
आज़ाद हिंद फौज दिवस। और फौज सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 5 से 11 नवंबर 1945 को। 95 नंबर प्रश्न। इसके बाद 5 प्रश्न और बचेंगे। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए, कैबिनेट मिशन जब आया तो उसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों लोग थे, लेकिन लॉर्ड एमरी नहीं थे। सो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मिशन का आगमन जो था, कैबिनेट मिशन, इसी के तहत जो है अंत में स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ। अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, भारत मंत्री जो थे उस समय के। अन्य 2 सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि अध्यक्ष ट्रेड बोर्ड के थे, तथा एवी अलेक्जेंडर थे, नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट है 96 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, जो कि बाद में प्रथम राष्ट्रपति हुए, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। यह भारत छोड़ो आंदोलन में से भी जुड़े हुए थे। और स्थायी यानी परमानेंट जो प्रेसिडेंट बनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का अंगीकरण 26 नवंबर 1949 को हो गया था। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न है। अब 3 प्रश्न बचेंगे। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का निर्णय क्यों किया गया? तो 26 ये प्रश्न एक बार आया था। कांग्रेस द्वारा इसी तीज को स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और इसीलिए लागू किया गया था, इसी उसके सम्मान में। 26 जनवरी 1930 को घोषित स्वतंत्रता दिवस इस तिथि को यादगार बनाए हेतु यह निर्णय लिया गया और इसे क्या गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। यद्यपि नवंबर 1949 में संविधान पूर्ण हो चुका था तो उसी समय मनाया जाता, लेकिन चूंकि इस तिथि का सम्मान करना था इसलिए 26 जनवरी को चुना गया। 98 नंबर प्रश्न। ब्रिटिश भारत की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में स्पीकर दोनों पद किस भारतीय ने संभाला था? तो देखिए, आप जानते हैं प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। तो ये लोकसभा गठित होने के बाद भी रहे और उसके पहले भी रहे, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये अध्यक्ष रहे 1946 से 14 अगस्त 1947 तक, यानी स्वतंत्रता के ठीक एक दिन पहले। उसके बाद स्वतंत्रता मिली तब भी कंटिन्यू को रख दिया, 1952 से 56 तक रहे। और भारतीय संविधान के संप्रभु संविधान होने की घोषणा 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को किया गया, क्योंकि अगले दिन ही स्वतंत्रता मिलनी थी। नेक्स्ट है 99 नंबर प्रश्न है। 99 भारत के स्वतंत्र होते समय यूके में किस पार्टी की सत्ता थी? तो आप इसका भी जवाब दे पाएंगे। ये लेबर पार्टी थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फैक्ट्स देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के थे। एटली का कार्यकाल 1945 से 51 तक था। वायसराय उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे। ब्रिटेन का राजा उस समय था जॉर्ज 6। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद से पारित हुआ जुलाई 1947 को। और स्वतंत्रता का आधार कौन सी योजना बनी? माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट है अंतिम 100वां प्रश्न। अगस्त 1947 को आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में कौन सा नेता भाग नहीं लिया? कौन सा नेता स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुआ? तो ये कौन थे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी सही है। उस समय महात्मा गांधी तत्कालीन जो बंगाल में नोआखाली में सांप्रदायिक दंगे थे उसी को शांत कराने में व्यस्त थे, इसीलिए महात्मा गांधी स्वतंत्रता दिवस में जो आंदोलन जो समारोह थे उसमें शामिल नहीं हो पाए। तो साथियों, इस तरह से आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आयनम की जो एक क्लास थी वो पूर्ण हुई। और आपने वैसे तो 100 प्रश्न देखे हैं, लेकिन पूरी मुझे उम्मीद है कि 500 प्लस आप 500 से 700 800 प्रश्नों के उत्तर इसमें आप पाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से एक बार 2 बार इसको देखिए और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित होगा। यदि ठीक लगा हो तो समाधान द सॉल्यूशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।